क्या होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या होता है, क्वेश्चनर क्या होता है, सर्वे क्या होता है, ये हमने सारा सब कुछ देखा। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है। अब जो आपका सिलेबस है, सिलेबस का जो फर्स्ट यूनिट का ये टॉपिक था कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस, वो तो हमने पढ़ लिया, जो कि आपको छूटा हुआ था। अब हम थर्ड यूनिट से चालू कर रहे हैं, जो कि आपकी स्टार्ट होती है इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब जो कंज्यूमर होता है उसके इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट, अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स का मतलब ये है कि ऐसे फैक्टर्स जो कंज्यूमर्स को परचेजिंग के लिए इंस्पायर करते हैं। यहाँ पर जो इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे फैक्टर्स जो कस्टमर्स को परचेज करने के लिए प्रोडक्ट या सर्विसेज को अडॉप्ट करने के लिए इंस्पायर करते हैं। तो कुछ यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, दैट इज पर्सनालिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, पर्सनालिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, मोटिवेशन, लर्निंग, मेमोरी एंड रिकॉल और एटीट्यूड। ये इंडिविजुअल के पर्सनल डिटर्मिनेंट्स हैं जो उसको इंस्पायर करते हैं परचेजिंग के लिए या किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को अडॉप्ट करने के लिए। ये जितने भी यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं, इनकी हम अलग अलग थ्योरीज भी पढ़ेंगे और ये क्या होती हैं इनके बारे में भी जानेंगे। ये तो हो गए जो कस्टमर है उससे रिलेटेड। इसके अलावा कुछ गुरुजी प्रणाम। ठीक है, प्रणाम शाह जी, लेकिन अब जो है आप अपना कैमरा और माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। हाँ सर ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक, तो ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं हम इनके बारे में पढ़ेंगे और इनकी थ्योरी भी पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो आपके सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं। जैसे आपका कल्चर हो गया, कल्चर के अलावा आपके इकोनॉमिक फैक्टर हो गए, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो गए या सोसाइटल फैक्टर हो गए। ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो आप कस्टमर के कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। तो पहले से हम चालू करते हैं पर्सनालिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट से। तो पर्सनालिटी आप जानते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पर्सनालिटी इज डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनालिटी इज डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि पर्सनालिटी चेंज होती रहती है। जैसे अभी आप जब आप इंटरमीडिएट में थे तब आपका कुछ अलग ही तरह का था, और अब जो है आपकी पर्सनालिटी जैसे जैसे नॉलेज या एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी अलग हो जाती है। मान लीजिए कि अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो अभी आपकी पर्सनालिटी अलग है। और जैसे ही जब आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंच जाएंगे तो अपने कैरियर के लिए आप ओरिएंटेड हो जाएंगे। जब कैरियर के लिए ओरिएंटेड हो जाएंगे तो आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि अगर अभी आप स्टूडेंट हैं, अभी क्लास में आते हैं, कैजुअल रहते हैं, कैजुअल ड्रेस पहनते हैं या कुछ इस तरह से पहनते हैं, तो इसके बाद जैसे ही पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगी और आपको अपने इनकम की चिंता होने लगेगी, आपको इनकम के बारे में सोचेंगे और अपने कैरियर के बारे में सोचेंगे, तो आपकी मेंटालिटी भी चेंज हो जाएगी। तो जैसे ही मेंटालिटी चेंज होगी वैसे ही आपकी पर्सनालिटी भी चेंज होने लगेगी। तो इसका मतलब कि पर्सनालिटी इज डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड द पर्सन ऑफ साइकोलॉजिकल सिस्टम। साइकोलॉजिकल मतलब कि ये मनोवैज्ञानिक है। दैट क्रिएट्स पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न ऑफ बिहेवियर, थॉट एंड फीलिंग। जैसे जैसे आप बड़े होंगे, अभी आप स्टूडेंट हैं, आपके थॉट्स और बिहेवियर अलग तरीके का है, आपके कैरेक्टर आपकी क्वालिटीज अलग हैं। जैसे ही आप और बड़े हो जाएंगे, 3-4 साल बाद आपका बिहेवियर और पैटर्न सब चेंज हो जाएगा। इसके बाद जब थोड़ा और बड़े हो जाएंगे और फैमिली में इन्वॉल्व होंगे तब आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा।
किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब जॉब करने जाएंगे तब वहां पर फिर आपका बिहेवियर ऐप और चेंज हो जाएगा। तो ये पर्सनालिटी एक डायनामिक है, पर्सनालिटी इज डायनामिक। ये जैसे जैसे सिचुएशंस और कंडीशंस होती हैं उसके हिसाब से चेंज हो जाती हैं। आपकी फीलिंग्स में भी चेंज होने लगेगा। जैसे अभी बहुत से बच्चे अभी कैरियर को सीरियस नहीं ले रहे हैं। अभी आप ही के क्लास के बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कैरियर को सीरियस नहीं लेते हैं। जैसे जैसे एज आपकी निकलेगी, जैसे जैसे आपकी एज निकलेगी, टाइम विद पास्ट होता जाएगा, तो फिर आपको अपने कैरियर के लिए टेंशन होने लगेगी। फिर आप सोचेंगे कि मैंने जो पीछे किया था वो क्या था और अब मैं जो कर रहा हूं वो क्या है। तो पहले के बिहेवियर में और अब के बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड योर पर्सनालिटी, ठीक है ना। यूनिक डायनामिक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन, फिजिकल साइकोलॉजिकल विद इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सेज टू सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपका फिजिकल वाइज है। जैसे अभी आप क्या देखते हैं, अभी आप बहुत से बच्चों को देखें तो वो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी को मेंटेन करने के लिए करते हैं। ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो वो करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उनके पास ऐसी कोई भी टेंशन नहीं है जिसके लिए उनको वरीड होने की चिंता हो। अभी माता पिता पैसा दे रहे हैं तो अभी उसके लिए वो कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। यही चीज, अब अगर एक एग्जाम्पल देखिए, अभी आप में से जितने भी लोग हैं उनमें से अगर किसी की भी शादी हो गई हो, उनमें से किसी की भी शादी हो गई हो, तो देखिएगा उसके बिहेवियर में कितना ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। उसका फिजिकल चेंजेस हो जाएगा, उसका साइकोलॉजी चेंज हो जाएगा, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ये बहुत सी चीजें चेंज होती हैं। तो ऐसे ही हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी जब आप विदाउट जॉब के हैं, जब आप अनएम्प्लॉयमेंट हैं, तब आपका बिहेवियर अलग होगा। और यही जब ऑर्गेनाइजेशन में एज ए मैनेजर या आप जनरल मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर बनकर के पहुंच जाएंगे तो फिर आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पर खुद ही देखता हूँ, मेरे घर के पास में एक अमेजन का ऑफिस है। मेरे घर के पास में एक अमेजन का ऑफिस है, तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो डिलीवरी बॉय हैं और कुछ ऐसे हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हैं। तो आप कभी भी गौर कीजिएगा कि दोनों के बिहेवियर में बहुत अंतर होता है। जो वहाँ का मैनेजर होगा उसका बिहेवियर और जो वहाँ के लोअर क्लास के एम्प्लॉय होंगे उनका बिहेवियर। आप अपने घर में देखिए, अभी आपका बिहेवियर कुछ अलग है, आपके माता पिता का बिहेवियर अलग है। आपको लगता है कि जब आप उनकी स्टेज पर पहुंचेंगे तब भी आप यही रहेंगे, या आप भी उनकी तरह ही आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। आपकी जो सोसाइटी है और आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके पर्सपेक्टिव में आपका सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा। तो ये जो पर्सनालिटी होती है वो डायनामिक चेंज होती है अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, जो आप अनुभव करते हैं और जो आप फील करते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब जो पर्सनालिटी के नेचर होता है वो किस तरह का होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, पर्सनालिटी इज कंसिस्टेंट एंड एंड्यूरिंग एंड कैन चेंज। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो पर्सनालिटी होती है वो इंडिविजुअली डिफरेंस होती है, मतलब कि जो आपकी पर्सनालिटी है जरूरी नहीं है कि जो आपका फ्रेंड हो उसकी भी वही पर्सनालिटी है। दोनों की पर्सनालिटी में बहुत डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है ना। और ये किसी से इंस्पायर भी हो सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी किसी से इंस्पायर भी हो सकती है। जैसे आपका कोई आइडियल होगा तो आप उसको फॉलो करते हैं। कोई एक्टर हो सकता है, कोई लीडर हो सकता है, कोई फिलोसफर हो सकता है। तो जो पर्सनालिटी होती है इंडिविजुअली भी डिफर करती है। मैंने जैसा कि अभी एक एग्जांपल बताया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होता है और जो लोअर क्लास का वर्कर या मजदूर होगा उसकी जो है पर्सनालिटी में बहुत डिफरेंस होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। अब वही थोड़ा और ऊपर चले जाइएगा तो जो उसके जनरल मैनेजर, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर होते हैं, सीईओ, उनकी पर्सनालिटी में भी बहुत चेंजेस होते हैं। तो आप इस बात को हमेशा गौर कीजिए कि पर्सनालिटी इज डिफरेंस इंडिविजुअली। पर्सनालिटी पर्सन टू पर्सन डिफर होती है, ठीक है ना। पर्सनालिटी इज कंसिस्टेंट एंड एंड्यूरिंग, और ये पर्सनालिटी हमेशा रहती है। पर्सनालिटी हमेशा रहती है। अब हमेशा रहने का मतलब ये एक जैसी नहीं रहती है कि पर्सनालिटी हमेशा आपकी एक जैसी रहती हो। पर्सनालिटी सभी की होती है, सभी की पर्सनालिटी होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है। और कैसे चेंज होती है, आपके उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है।
जो पर्सनालिटी इज कंसिस्टेंट एंड एंड्यूरिंग। पर्सनालिटी में बहुत कुछ होता है, ठीक। तो और पर्सनालिटी जो चेंजेस की बारे में बात बताए हैं, अभी आपके एज के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपकी फीलिंग्स के हिसाब से, आपकी जॉब के हिसाब से, ये उसके हिसाब से चेंज हो सकती है। तो ये कुछ नेचर है पर्सनालिटी के, जहां पर वो आपको फील होता है ये, ठीक। अब देखिए पर्सनालिटी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहां से लेकर के आप फ्यूचर में जहां भी जाएंगे वहां तक ये सारी चीजें काम आएंगी। ये सारी चीजें आपको वहां पर काम आएंगी जहां पर भी आप ऑर्गेनाइजेशन में होंगे। पर्सनालिटी ट्रेट्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स का मतलब होता है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहला है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, मीन्स विलिंगनेस टू लर्न। अब आपके क्लास में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, और कुछ काफी बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड विलिंगनेस टू लर्न। आपको सीखने की इच्छा है, आपको सीखने की इच्छा है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे आपकी क्लास में बहुत से बच्चे ऐसे हैं, क्या कहते हैं कि सर आप जो दूसरे बच्चे हैं आप उन पर ध्यान मत दीजिए, हम लोगों को पढ़ाइए। अभी लास्ट क्लास में ही था कि बहुत से बच्चे पढ़ना चाहते थे लेकिन बहुत से बच्चे नहीं पढ़ना चाहते थे, तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो क्या होता है, ये दोनों की पर्सनालिटी अलग है। एक पर्सनालिटी ऐसी है जो विलिंगनेस टू लर्न है, जो सीखना चाहती है, जो एक्सपीरियंस को गेन करना चाहती है। एक ऐसा है जो एक अलग ही डायरेक्शन में जाती है, एक ऐसा है जो अलग ही डायरेक्शन में जाती है। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ओपननेस टू एक्सपीरियंस इज वन ऑफ द डोमेन विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब ह्यूमन पर्सनालिटी इन द 5 फैक्टर। कैसे? मॉडल इंक्लूडिंग एक्टिव इमेजिनेशन, फैंटेसी, एस्थेटिक सेंसिटिविटी, अटेंटिवनेस टू इनर फीलिंग, प्रेफरेंस फॉर वैरायटी एंड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। सबसे पहले तो बात करते हैं मॉडल। मॉडल हर किसी का अपना एक मॉडल होता है, मतलब कि एक प्लान होता है, वो उसके हिसाब से काम करता है, जो उसकी थिंकिंग होती है वो सोचता है, ठीक। दूसरा फैक्टर है इंक्लूडिंग एक्टिव इमेजिनेशन, फैंटेसी। बहुत से लोग फैंटेसी लाइफ जीते हैं, जैसे आपकी क्लास में बहुत से बच्चे हैं उनको लगता है कि चाहे जो भी हो सब चलता रहेगा, फैंटेसी लाइफ जीते हैं, ठीक है ना। वो अपने आप में रहते हैं, मैं लीडर बनना चाहूंगा, मैं ये है, मेरे पास वो है, मैं राजा की लाइफ जीता हूँ, ये है वो, इस तरह से उनका इमेजिनेशन चलता है, ठीक है ना। वो फैंटेसी लाइफ जीते हैं, ठीक है ना। एस्थेटिक सेंसिटिविटी, एस्थेटिक का मतलब होता है सुंदर, और सेंसिटिविटी का मतलब आपकी जो सेंस, सेंसिटिविटी और सौंदर्य। आपको सुंदरता का कितना अनुभव होता है, सौंदर्य शास्त्र। आपके क्लास में भी आपने देखा होगा कि जो कुछ बॉयज हैं वो क्या करते हैं, जिम जाते हैं, किस लिए? अपने आप को सुंदर बनाने के लिए। वो ये सोचते हैं कि जो पर्सनालिटी है उनकी फिजिकल से रिलेटेड होती है, जो उनकी पर्सनालिटी उनकी फिजिक्स से रिलेटेड है। अगर कुछ लोगों का मानना होता है कि अगर उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो अच्छा है तो इसका मतलब कि उनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, उनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है। क्या ये वाकई में सत्य है? ऐसा होता है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पर्सनालिटी जो है, जरूरी नहीं है कि आपकी फिजिकल ही हो। पर्सनालिटी आपकी जरूरी नहीं है कि फिजिकल ही हो, ठीक है ना। नेक्स्ट फैक्टर है अटेंटिवनेस टू इनर फीलिंग। आपकी जो अंदर की फीलिंग्स हैं, मतलब कभी ना कहते हैं ना कि आपको अपने आत्मा की आवाज सुननी चाहिए, उसके प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। अटेंटिवनेस का मतलब सचेत रहना, ठीक है ना। आपको हमेशा जो आपकी आत्मा बोलती है वो करना चाहिए। तो जैसे अभी यहाँ पर दो चीजें हो गई। एक फैक्टर तो ये कहलाता है, जैसे मैंने बताया कि बॉयज लोग अपनी बॉडी बनाते हैं, अपना फिजिकल स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं, तो उनको लगता है कि ये उनकी पर्सनालिटी है। एक होता है अटेंटिवनेस टू इनर फीलिंग, जिसमें आपको इनर ब्यूटी पर ध्यान दिया जाता है। अगर एक चीज देखिए, एक कोई बंदा है जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन वो सबसे रूड होकर के बात करता है, सबसे लड़ाई झगड़ा करता है, सबको गाली देता है। और एक वही जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है लेकिन वो सबसे पोलाइटली बात करता है, सबकी हेल्प करता है और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है,
तो ये उसकी इनर फीलिंग है। अब देखिए कि जब लोग मिलेंगे इस दोनों तरीके से, जब सोसाइटी के लोग उनसे मिलेंगे तो एक वो है जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उससे मिलते हैं, और एक ऐसा जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं, जिसका इनर फीलिंग्स, उसकी इनर फीलिंग, इनर बिहेवियर उसका अच्छा है। तो आप सोचिए कि आप किसको पसंद करेंगे, आप किसको पसंद करेंगे। अब बात करते हैं कि जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपके बिहेवियर में भी शो होती हैं, ये आपके बिहेवियर में भी शो होती है। यही बिहेवियर आपको दूसरों से अलग करता है, यही आपकी पर्सनालिटी कहलाती है, ठीक है ना। प्रेफरेंस फॉर वैरायटी, आपको जो डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें होती हैं आप उनको प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास अभी एक कीपैड फोन है, उसके बाद एक एंड्रॉयड फोन आया जिसमें 1 GB की रैम और 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, ठीक। फिर आया 4 GB की रैम और उसमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। फिर एक और आया, उसमें और अच्छे फीचर आए, फिर उसमें और अच्छे फीचर आए। तो प्रेफरेंस फॉर वैरायटी। अब इसी तरह से जैसे आप प्रोडक्ट या सर्विसेज में प्रेफरेंस देते हैं वैरायटी को, ऐसे ही हमारे पास पर्सनालिटी में भी प्रेफरेंस होते हैं वैरायटी के। हम अलग अलग पर्सनालिटी के लोगों को प्रेफरेंस देते हैं, हम अलग अलग पर्सनालिटी के लोगों को प्रेफरेंस देते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस तरह की थिंकिंग रखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अच्छी थिंकिंग रखते हैं। तो आप किसको प्रेफर करेंगे? यहाँ पर 2 तरह की पर्सनालिटी है, आप किसको प्रेफरेंस देते हैं, दिस इज डिपेंड ऑन यू, ठीक है ना। एंड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मीन्स होता है उत्सुकता, इंटेलेक्चुअल माने होता है बौद्धिक, जो बौद्धिक उत्सुकता होती है, मतलब कि आपका मस्तिष्क कितना उत्सुक है किसी चीज के लिए, आपका मस्तिष्क कितना उत्सुक है किसी चीज के लिए, तो वो आपकी पर्सनालिटी पर शो होगा। अब मान लीजिए कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो शैतानी करते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं। तो वो जो है क्या करते हैं, जब उनमें इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी होती है तो वो पूछते हैं कि सर इसमें और ये कैसे होगा। इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी का मतलब कि वो पूछते हैं कि ये कैसे होगा, ठीक है ना। तो ये क्यूरियोसिटी हमेशा होनी चाहिए, लेकिन क्यूरियोसिटी हमेशा कुछ बच्चों में एक रॉन्ग डायरेक्शन में होती है और एक राइट डायरेक्शन में होती है। तो क्यूरियोसिटी हमेशा राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आपकी क्यूरियोसिटी राइट डायरेक्शन में है तो आप कहाँ साइंटिस्ट की तरफ बढ़ेंगे, रिसर्च करते हैं, रिसर्चर बनेंगे। और वहीं अगर आपकी क्यूरियोसिटी क्राइम की तरफ चली गई तो फिर आप क्राइम की तरफ बढ़ेंगे। तो ये होती है क्यूरियोसिटी कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका इंटरेस्ट किस में है। ये सब कैसे होता है, आप जब इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं या जब सब आप ये सीखने की कोशिश करते हैं, ये सभी चीज़ें आप सीख जाएंगे जो आपकी पर्सनालिटी पर डिपेंड होता है। इसमें से आप जितने भी फैक्टर इनको आप फॉलो करेंगे वही आपकी पर्सनालिटी पर शो होगा। आप अच्छे बनना चाहते हैं तो वो बन जाएंगे, आप खराब बनना चाहते हैं तो वो बन जाएंगे। अब फिर आपकी थिंकिंग, अब यहाँ पर हम इसको ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ रहे हैं, तो आपकी परचेजिंग भी उसी तरह से होती है, आपकी परचेजिंग भी उसी तरह। अब एक एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि अगर आप जो है कुछ रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपकी शॉपिंग किस तरह से होगी, आप स्मोकिंग के लिए सिगरेट खरीदेंगे, पान मसाला खरीदेंगे, गुटखा टोबैको खरीदेंगे, इस तरह की चीज़ें खरीदेंगे, ठीक है ना। कंपनियां जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो सब रिसर्च कर करके ही अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं। आपने देखा होगा कि जो स्मोकिंग के होते हैं उसमें कई तरह की वैरायटी होती हैं, तो वो क्यों वैरायटी ऐसे निकालते हैं, वो जानते हैं कि लोग किसमें कितना अट्रैक्ट होते हैं। अब जैसे बहुत से लोगों को आपने देखा कि बढ़िया पैंट सूट और वो पहन लिया और जब सिगरेट फूकते हैं तो उनको लगता है कि उस समय उनको महंगी सिगरेट पीनी चाहिए, उनको उस समय महंगी सिगरेट पीना चाहिए, और इसके आगे वाले जो बड़े बड़े वो पाइप और सिगार वगैरह आते हैं तो वो पीना चाहिए। तो कंपनियां इस चीज़ के लिए रिसर्च करती हैं कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट को सेल करें, तो वो आपकी पर्सनालिटी को स्टडी करती हैं, ठीक है ना। दूसरा ट्रेट्स है या दूसरा क्राइटेरिया है कंसाइजनेस, कॉन्शियसनेस, ओके। तो कॉन्शियसनेस क्या होता है, डिलीजेंट एंड सिंसियर। सिंसियर का मतलब कि आप
कितने सिंसियर हैं, कितने जागरूक हैं, ठीक है ना। तो अगर आप जितने भी सिंसियर या इंटेलिजेंट होंगे, ये भी आपकी पर्सनालिटी पर होगा, ये भी आपकी पर्सनालिटी पर शो होता है। डिलीजेंट मीन्स क्या होता है? डिलीजेंस मीन्स होता है प्रसन्न। डिलीजेंट मीन्स मेहनती और प्रसन्न। आप कितने जागरूक हैं, आप कितने मेहनती हैं, कितने सिंसियर हैं, ये आपका। अगर आप सिंसियर होंगे किसी भी चीज के लिए, जैसे आप कंपनी में जब जॉब करते हैं तो आप अपने वर्क के लिए कितने सिंसियर हैं, आप जब क्लास में होते हैं तो आप अपनी स्टडी के लिए कितने सिंसियर हैं। एग्जाम्पल इससे समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी डिपार्टमेंट में 20 लोग काम करते हैं, सिमिलरली आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उसमें कहते हैं ना लोग कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति सिंसियर रहिए। तो आप में से कितने लोग पढ़ाई के प्रति सिंसियर रहते हैं? आपने देखा होगा कि अगर 60 बच्चों की क्लास है तो उसमें से कितने बच्चे सिंसियर रहते हैं। इसका एग्जाम्पल अभी हम लेते हैं, हमारी क्लास में 3 सेक्शन के बच्चे हैं, हमारी क्लास में 3 सेक्शन के बच्चे हैं 180। अब इस समय जो क्लास में ज्वाइन किए हुए वो हैं केवल 8 स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट, मतलब कि उसका 10% भी नहीं। तो क्या ये बच्चे सिंसियर कहलाएंगे? क्या ये बच्चे मेहनती डिलीजेंट कहलाएंगे? अब जब अगर हम कभी क्वेश्चन करेंगे, मान लीजिए कि हम कभी आपके पड़ोस में आते हैं, आपके जो स्टूडेंट हैं, या हम कभी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां आपके क्लासमेट्स हैं, ठीक। अब हमने क्या किया कि जितने भी लोग हैं उनमें से क्वेश्चंस पूछा जो आज का टॉपिक है उससे रिलेटेड। तो जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली है, जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली है वो उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, और जिन बच्चों ने क्लास ली है वो उसका आंसर दे देंगे। तो ये दोनों की पर्सनालिटी का डिफरेंस है। दिस इज कॉन्शियसनेस, डिलीजेंट एंड सिंसियर इज द पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ बीइंग केयरफुल और विजिलेंट। मतलब कि आपको हमेशा केयरफुल रहने के लिए, केयरफुल मतलब कि आप हमेशा सावधान रहेंगे, और विजिलेंट का मतलब आप हमेशा जागरूक रहेंगे, आप हमेशा सावधान और जागरूक रहेंगे। अगर आप मेहनती और जागरूक हैं तो आप हमेशा सावधान रहेंगे अपनी पर्सनालिटी के लिए, ठीक। अगला, कॉन्शियसनेस इंप्लाइज अ डिजायर टू डू अ टास्क वेल एंड टू टेक ऑब्लिगेशन टू अदर्स सीरियसली। कॉन्शियसनेस का मतलब यहाँ केवल यही नहीं है कि आप मेहनती और आप खुद में जागरूक हैं। कॉन्शियसनेस का मतलब ये भी है कि आपको कुछ करने की, कुछ अच्छा करने की इच्छा है, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और ये भी है कि आप अपने साथ दूसरों को लेकर के चलना चाहते हैं और दूसरों के लिए भी सोचते हैं। टू टेक ऑब्लिगेशन टू अदर सीरियसली, आप दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं और आप कुछ लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कॉन्शियस पीपुल टेंड टू बी एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज एज अपोज टू इजी गोइंग एंड डिसऑर्डरली। जो कॉन्शियस पीपुल होते हैं वो एफिशिएंट होते हैं, मतलब कि कुशल होते हैं। एफिशिएंट माने कुशल, किसमें? अपने वर्क के लिए, अपने वर्क के लिए कुशल रहते हैं। एंड ऑर्गेनाइज एंड अपोज टू इजी गोइंग, और उनको कभी भी ये पसंद नहीं होता कि वो कोई काम गलत तरीके से करें या एक गलत ऑर्डर में करें। वो हमेशा ये सोचते हैं कि हमें जितना बेहतर काम हम कर सके उतना करें, ये नहीं कि हमें आसानी से जो हो जाए बस उतना ही कर लें। दे अपोज टू इजी गोइंग एंड डिसऑर्डरली, मतलब कि वो ये नहीं सोचते हैं कि हमें आसान काम मिल जाए बस हम उसी में खुश रहेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। द नेक्स्ट ट्रेट इज एक्सट्रोवर्जन। एक होता है एक्सट्रोवर्जन और एक होता है इंट्रोवर्जन। अभी आगे उसको और देखते हैं, ठीक। तो आउटगोइंग एंड एनर्जेटिक, एक्सट्रोवर्जन का मतलब होता है आउटगोइंग एंड एनर्जेटिक। So extroversion is defined as the quality of being outgoing and direction attention to things other than yourself. When a person likes going out all the time, all being the center of attention, this is an example of extroversion. मतलब कि मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था फिजिकल स्ट्रक्चर वाला, ठीक है ना। तो जब फिजिकल स्ट्रक्चर वाला उसको लगता है कि मैं ही सबसे बेटर पर्सनालिटी वाला हूं, तो जब कभी पार्टी वगैरह होती है ना तो आप देखते हैं तो क्या होता है,
वो अपने आप को शो करने की कोशिश करता है, वो ऐसे कपड़े पहनेगा जिसमें उसका फिजिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे। उसकी शॉपिंग भी इसी तरफ से होगी कि वो अपने फिजिकल स्ट्रक्चर को शो करे, ठीक है ना। तो वो हमेशा लोगों को दिखाने की कोशिश करता है। जो एक्सट्रोवर्जन पर्सनालिटी वाले होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। वो चाहते हैं कि लोगों का फोकस उन पर हो, लोगों का फोकस उन पर हो, ठीक है ना। और एक होता है एग्रीबलेनेस, दैट इज फ्रेंडली एंड पैशनेट। फ्रेंडली और पैशनेट होते हैं ऐसे लोग। तो जो एग्रीबलेनेस होते हैं इज ए पर्सनालिटी ट्रेट मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ इन इंडिविजुअल बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर परसीव्ड एज काइंड, सिंपैथेटिक, कोऑपरेटिव, वार्म एंड कंसिडरेट। जो इस तरह के लोग होते हैं जिसकी पर्सनालिटी फ्रेंडली और पैशनेट होती है, वो क्या करते हैं, बहुत ही काइंड परसेप्शन वाले होते हैं, सिंपैथेटिक होते हैं, मतलब कि उनको दूसरों के साथ सहानुभूति होती है, वो कोऑपरेटिव होते हैं, और जब भी आपसे मिलेंगे वो हमेशा मुस्कुरा कर के बात करेंगे और अच्छे से बात करेंगे। ये लोगों की पर्सनालिटी होती है। बहुत से लोगों की ऐसे पर्सनालिटी होती है कि आप मिलें हमेशा नाक मुंह से कोड़ते रहते हैं, ठीक है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप पहली बार भी मिलते हैं तो पहली बार भी मिलकर के आपको बहुत अच्छा लगता है। वो आपसे इस तरह से मिलते हैं कि जैसे आप उनसे हमेशा मिलते रहें। वो इतने खुश और खुश मिजाज होते हैं, तभी आप बोलते हैं ना कि अरे वो बंदा तो बहुत अच्छा था, वो बड़ा खुश मिजाज है, वो हमेशा हंसता रहता है, वो हमेशा हंस के बात करता है। So this is agreeableness. This is agreeableness. ठीक है ना। The next one is neuroticism. Neuroticism means sensitive and nervous. Sensitive and nervous. ये वो पर्सनालिटी होती है जिसमें लोगों के अंदर कुछ फीलिंग्स होती हैं। कैसी फीलिंग? एंजाइटी, हमेशा चिंता में जुटे हुए रहना, वरी, फियर, डर, एंगर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, जीलस, गिल्टी, डिप्रेस मूड एंड लॉनलीनेस। ये आपके किससे, जो सेंसिटिवनेस और नर्वस सिस्टम से रहते हैं। इंडिविजुअल्स हु स्कोर हाई ऑन न्यूरोटिसिज्म आर मोर लाइकली देन एवरेज टू बी मूडी एंड टू एक्सपीरियंस सच फीलिंग्स। जो न्यूरोटिसिज्म से फीलिंग्स, जिनकी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो कैसे होते हैं, वो इन फीलिंग से घिरे होते हैं। कैसे? एंग्जाइटी से, वरी से, फियर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जीलस। अब आप देख लीजिए कि जब कभी आप ऐसे बंदों से मिलते हैं, जैसे आप क्लास में कुछ बंदे होते हैं जिनको हमेशा कुछ ना कुछ डर सताता ही रहता है, कुछ फ्रस्ट्रेट होते हैं, कुछ आपसे जीलस रखते हैं, किसी हमेशा लोग किसी का मूड डिप्रेशन में बने रहते हैं, कुछ लोग हमेशा अकेला ही फील करते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक किस तरह की होती है, न्यूरोटिसिज्म। उनको न्यूरोटिसिज्म की पर्सनालिटी कहलाती है वो, ठीक है ना। अब द नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सटर्नल वो पर्सनालिटी होती है जिसमें पर्सन टेंड टू प्लेस ब्लेम आउटसाइड। आई फेल्ड बिकॉज देयर वाज ए प्रॉब्लम विद एग्जाम। उनको क्या करते हैं कि ऐसे पर्सन्स जो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। जैसे आपकी क्लास में बच्चों का क्या कहना है, अरे वो पेपर ही सही नहीं सेट किया था, टीचर ने पढ़ाया नहीं था, इस वजह से मैं एग्जाम में फेल हो गया। मैं जैसे आपकी क्लास के बच्चे क्या कहते हैं कि सर ये तो पढ़ाई नहीं किया, इसीलिए तो हमारे नंबर कम आए, हम फेल हो गए, आपने हमको नंबर कम दिए थे इसलिए हम फेल हो गए। ये पर्सन इस तरह के होते हैं, इस तरह की पर्सनालिटी वाले होते हैं जो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। और ये आपके क्लास में मोस्टली बच्चे हैं, आपने देखा होगा। इसमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, दे ब्लेम ऑलवेज दैट आई फेल्ड बिकॉज देयर वाज ए प्रॉब्लम विद एग्जाम। मैं फेल हो गया क्योंकि एग्जाम की वजह में, एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम थी, पेपर सही नहीं आया था, टीचर ने नहीं पढ़ाया था, पेपर टफ आया था, पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। उनको हमेशा दूसरों से शिकायत ही बनी रहती है। तो इस तरह की पर्सनालिटी भी लोगों की होती है। जो इंटरनल पर्सनालिटी वाले होते हैं क्या होते हैं, मोर एनालिटिकल एंड प्लेस ब्लेम ऑन सेल्फ। वो ऐसे पर्सन होते हैं जो अपने आप को कहते हैं, जैसे अगर कोई बंदा सक्सेस नहीं, वो तो कहता है कि हाँ मेरी मेहनत में कुछ कमी थी जिसकी वजह से मैं इस टारगेट को अपने अचीव नहीं कर पाया। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से बंदे आजकल क्या होता है, दूसरों पर ज्यादा अपनी भड़ास निकालते हैं। तो जो दूसरों पर भड़ास निकालते हैं उनकी होती है एक्सटर्नल पर्सनालिटी, और जो अपने खुद को ब्लेम करते हैं वो होती है इंटरनल। तो इस तरह के मोर एनालिटिकल पर्सन है। मोर एनालिटिकल का पर्सन मतलब कि ऐसे पर्सन जो चीजों का एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और वो
उन चीजों को एनालाइज करके अपनी कमियों को दूर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मुझे अगर टारगेट को अचीव करना है तो मुझे दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद को बदलने की जरूरत है। सो दैट्स व्हाई दे ब्लेम देमसेल्व्स। वो कहते हैं कि आई फेल्ड बिकॉज आई डिड नॉट स्टडी। वो कहते हैं कि मैं फेल हो गया क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था। लेकिन आप ही के क्लास के बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, वो क्या कहेंगे कि मैं फेल हो गया क्योंकि एग्जाम में अच्छा नहीं था, टीचर ने नहीं पढ़ाया था। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं, मेरी कमी थी जिसकी वजह से मैं फेल हो गया क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। तो ये तो हो गए पर्सनालिटी ट्रेट्स। अब जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, जो अभी मैं पढ़ाया है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, आ सकता है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन में है उसमें है पर्सनालिटी थ्योरी। और जो सबसे फेमस थ्योरी है वो कहलाती है फ्रॉडियन की साइको डायनेमिक थ्योरी। इसमें 3 चीजें होती हैं और इसमें जो 3 चीजें होंगी वो आपके कभी कभी एग्जाम के शॉर्ट आंसर में कोई एक वर्ड लेकर के पूछ लिया जाता है। अभी आपके पिछले साल 1-2 सेमेस्टर पहले या हाल ही में पूछा गया था इड के बारे में। इड क्या होता है, डिफाइन इड, ठीक है ना। तो ये पर्सनालिटी थ्योरीज क्या होती हैं। तो एक साइंटिस्ट थे फ्रॉडियन जिन्होंने साइकोडायनेमिक थ्योरी दी थी, उनका नाम था सिगमंड फ्रेड। तो सिगमंड फ्रेड्स साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी argues that human behavior is the result of the interaction among 3 component parts of the mind। उन्होंने कहा कि जो पर्सनालिटी है, जो ह्यूमन पर्सनालिटी है, वो किसका रिजल्ट है? देयर इज 3 इंटरेक्शन, देयर इज इंटरेक्शन अमंग 3 कंपोनेंट्स ऑफ माइंड। माइंड के 3 कंपोनेंट से उनका इंटरेक्शन है। कौन कौन से? इड, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। एक है इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ये 3 चीजें हैं। अब आपको समझना है कि ये इड, ईगो और सुपर ईगो क्या है। तो दिस थ्योरी नोन एज फ्रेड्स स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। इस थ्योरी को हम फ्रेड की स्ट्रक्चरल थ्योरी के नाम से जानते हैं, या इसी को हम साइकोडायनामिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आगे places great emphasis on the role of unconscious psychological conflicts in shaping behavior and personality। इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू places great emphasis, मतलब कि यहां पर सबसे ज्यादा इसको किसको फोकस किया? रोल ऑफ अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। अनकॉन्शियस मतलब कि आपका अवचेतन वाला मन। एक होता है चेतना, एक होती है जिसमें अवचेतना वाली, अनचेतना, ठीक है ना। तो उसमें जो मनोवैज्ञानिक विरोधाभास होते हैं, जो आपके बिहेवियर में शो होते हैं, जो आपके बिहेवियर में शो होते हैं, वो पर्सनालिटी, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं, तब ये और समझ में आएगा। डायनेमिक इंटरेक्शंस अमंग दीज फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ द माइंड आर थॉट टू प्रोग्रेस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि ये जो माइंड के पार्ट हैं, ये माइंड के पार्ट हैं, डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस हैं, इनके डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस हैं। हेलो, खुश रहो। वो भी क्लास ले रहा हूँ, 2:15 बजे तक फ्री हो जाऊंगा मैं। तो ये जो पार्ट हैं आपके बिहेवियर पे कैसे शो होते हैं, ये अभी आप देखेंगे, ठीक है ना। तो डायनेमिक इंटरेक्शन अमंग दीज फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ द माइंड आर थॉट टू प्रोग्रेस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये आपके जो माइंड प्रोसेस होती है उसको कैसे अफेक्ट करते हैं। लेट अस सी। देखिए, पहला मैंने यहां पर एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया हुआ है जिसमें मैंने तीनों कंपोनेंट्स को लिए हुआ है। फ्रेड स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन माइंड, जो फ्रेड का ह्यूमन माइंड का स्ट्रक्चर है वहां पर 3 चीजें हैं, ठीक है ना। क्या है? अकॉर्डिंग टू फ्रेड आवर पर्सनालिटी डेवलप फ्रॉम द इंटरेक्शन अमंग व्हाट ही प्रपोज एज द 3 फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन माइंड, द इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अब ये तीनों क्या है पहले तो ये समझ लीजिए। इड क्या है? आई वॉन्ट टू डू व्हाट नाउ, आई वॉन्ट टू डू दैट नाउ।
मैं इसको अभी करना चाहता हूं। इड क्या है, मैं इसको अभी करना चाहता हूं, ठीक है ना। ईगो क्या है, मे बी कैन कंप्रोमाइज, मे बी कैन कंप्रोमाइज। और सुपर ईगो क्या है, इट्स नॉट राइट टू डू दैट, ये सही, ये करने का सही तरीका नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। द इड, द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ द थ्री स्ट्रक्चर, सबसे जो प्राइमरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज इड, इज कंसर्न विद इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ बेसिक फिजिकल नीड्स। मतलब कि ये आपको जो बेसिक फिजिकल नीड्स है वो मेन है, उसमें आपको जो आपकी सबसे मेन फिजिकल नीड्स होती है उस पर ध्यान देता है। जैसा कि मैंने अभी आपको फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, वो बहुत से लोगों का ध्यान किस पे रहता है, इसी पर रहता है, ठीक है ना। तो वो संतुष्टि होती है तब उनकी, जब उनकी फिजिकल नीड्स पूरी होती है। ये जो है इड का मतलब है कि उनको जो फिजिकल नीड जब पूरी हो जाती हैं तब वो संतुष्ट होते हैं। ग्रेटिफिकेशन ऑफ बेसिक फिजिकल नीड्स। अब यहाँ पर बेसिक फिजिकल नीड्स का क्या है, जो हमारे पास फिजिकल नीड्स होती हैं बेसिक, वो क्या है, फूड, वाटर और शेल्टर। फूड, वाटर, एयर। हमें अपने फिजिक को सेफ रखने के लिए फूड, वाटर और एयर चाहिए। ये हमारे फिजिक की बेसिक नीड है, ठीक है ना। तो जो इड है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा खाना, पीना, पानी और सांस लेना, ये हमारा सबसे जरूरी है। किसके लिए, हमारे शरीर के लिए। इट ऑपरेट्स एंटायरली अनकॉन्शियसली आउटसाइड ऑफ कॉन्शियस थॉट। मतलब कि ये आपका पूरा अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस। आपको, आप नहीं चाहेंगे कि आपको जब चाहे तब भूख लगे, ऐसा नहीं होता कि जब चाहेंगे तब आपको भूख लगेगी। वो शरीर की फिजिक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। इसमें आपकी कॉन्शियस में चेतना नहीं होती है। जैसे ही आपको भूख लगेगी तो आपको अपने शरीर में इस चीज की फीलिंग होने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, इफ योर इट वॉक पास्ट ए स्ट्रेंजर ईटिंग आइसक्रीम। अगर आपके पास से कोई एक आदमी निकल रहा है और वो आइसक्रीम खा रहा है, तो आपको लगेगा कि काश मुझे भी आइसक्रीम मिल जाती, आपको मुझे भी आइसक्रीम मिल जाती। इट डजंट नो और केयर दैट इट इज रूड टू टेक समथिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स। अब जो ये आपकी थिंकिंग है, जो ये थिंकिंग है, इससे किसी दूसरे का कोई लेना देना नहीं है कि उसका क्या होता है क्या नहीं होता। इट डजंट नो, ये नहीं जानता, और केयर या कोई भी परवाह नहीं करता, दैट इट इज रूड टू टेक समथिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स, कि इसका किसी दूसरे से कुछ लेना देना है। इट वुड केयर ओनली दैट यू वांटेड द आइसक्रीम। ये केवल इस बात की चिंता करता है कि आपको केवल आइसक्रीम चाहिए, ठीक है ना। ये इड है। इड का मतलब कि जो आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी होनी चाहिए। अगर आपको देखा कि आपको भूख लगी है तो फिर आपको खाना चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। दिस इज इड। अब ये जो इड है ये अनकॉन्शियस होता है। दिस इज एंटायरली अनकॉन्शियस, मतलब कि आउटसाइड ऑफ कॉन्शियस थॉट। कॉन्शियस मतलब कि चेतन मन के बाहर का सोच है ये, ठीक है ना। जैसे जब कभी आप कुछ भी ऐसी चीज देखते हैं जिसमें आपका कुछ करने की इच्छा होती है, आप कभी भी ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो आपको करने की इच्छा होती है, ठीक है ना। इसमें आपका दिमाग ज्यादा काम नहीं करता है, इनमें आपका मस्तिष्क उतना काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये कहलाता है आपका इड। अब मान लीजिए अगर कोई ऐसी चीज है जो बगल में कर रहा है, आपका भी करने का मन कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड योर इड। क्यों, और ये हाँ इस वर्क से रिलेटेड यहाँ पर वो है कि जो फिजिकल होता है, आपकी जो फिजिक की रिक्वायरमेंट को या ग्रेटिफिकेशन को सेटिस्फाई कर सके, ठीक। द नेक्स्ट वन इज सुपर ईगो। सुपर ईगो इज कंसर्न विद द सोशल रूल्स एंड मोरल्स सिमिलर टू पीपल कॉल देयर कॉन्साइंस और देयर मोरल कंपास। अब ये जो सुपर ईगो है ये आपके सोशल रूल्स और मोरल से रिलेटेड है। सोशल रूल्स का मतलब
जो समाज के नियम हैं, जो वैल्यूज हैं, ह्यूमन वैल्यूज, के मोरल वैल्यूज, उनसे रिलेटेड हैं, जिनको आज लोग कहते हैं कॉन्साइंस। पीपल कॉल देयर कॉन्साइंस। ठीक है ना। इट डेवलप्स एज ए चाइल्ड लर्न्स व्हाट देयर कल्चर कंसीडर्स राइट एंड रॉन्ग। ये आपको बचपन से ही सिखाया जाता है। द सुपर ईगो इज लर्न इन द योर चाइल्डहुड। क्या कि क्या सही है और क्या गलत। मतलब कि जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो आपको सिखाया जाता है कि आपको झूठ नहीं बोलना, आपको चोरी नहीं करना, आपको सच बोलना है। ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है ना। अब जब आपके बगल से वही आइसक्रीम वाला निकला, जब आपके बगल से वही आइसक्रीम वाला निकला, तो फिर आप उसके बारे में नहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सिखाया गया है कि जब कोई दूसरा खा रहा हो तो हमें उस चीज के लिए दूसरे की जिद नहीं करनी चाहिए। आपको सिखाया गया है ये बचपन से ही। तो फिर आपका दिमाग उस तरह से काम करता है, तो आप फिर वहां पर उतना दिमाग नहीं लगाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आपको बचपन से ही पता है कि अगर हम कोई दूसरा वो खा रहा है तो हमें उस दूसरे की चीज पर हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना। हाउएवर, इफ बोथ योर इड एंड योर सुपर ईगो वर इन्वॉल्व्ड एंड योर इड वाज स्ट्रांग एनफ टू ओवरराइड योर सुपर ईगो कंसर्न, जबकि आपके माइंड में इड और सुपर ईगो दोनों होते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि जो आपका इड है वो सुपर ईगो पर भारी हो जाता है। अब इसका मतलब समझ रहे हैं? You would still take the ice cream, but afterward you would most likely feel guilt and the same over your actions। अब इसको इस तरह से समझिए कि कभी कभी क्या होता है कि आप एग्जाम दे रहे हैं। ठीक, एग्जाम में एक बच्चा चीटिंग कर रहा है। एग्जाम में एक बच्चा चीटिंग कर रहा है, आप जानते हैं कि ये गलत है। आपको बचपन से सिखाया गया, आपको टीचर्स ने, आपके पेरेंट्स ने ये सिखाया है कि आपको चीटिंग नहीं करनी है। उन्होंने ये सिखाया कि आपको चीटिंग नहीं करनी है, और वो दूसरा बच्चा चीटिंग कर रहा है, तो लेकिन फिर भी आपका जो इड है वो आपको धकेलेगा कि देखो वो तुमसे आगे निकल जाएगा, तुम भी कर लो, तुम भी कर लो, तुम भी चीटिंग कर लो। तो हो सकता है कि आपका इड आपके सुपर ईगो को ओवरराइड कर दे, और हो सकता है आप चीटिंग कर लें। लेकिन जब आप चीटिंग कर लेंगे तो आपको फिर गिल्टी फील होगा। आपके साथ कभी ऐसा होता है कि जब कभी कभी आप कोई गलत काम करते हैं तो आपको गिल्टी फील होता है। ठीक है ना। जब ये गिल्टी फील होता है तो फिर अपने आप को आप सेम होता है, फिर अपने आप को यू एंड सेम ओवर योर एक्शन, आपको अपने काम पर शर्मिंदगी महसूस होती है। दिस इज योर सुपर ईगो। हमेशा होता यही है, इसीलिए कहा जाता है कि जो गलत काम होते हैं, इड जो गलत काम होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव करते हैं आपको। जो गलत काम होते हैं वो आपको ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ये आपकी पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है। जब भी आप गलत काम करते हैं तो ये आपकी पर्सनालिटी को शो करता है, और ये बताता है कि आपको क्या सिखाया गया था और आप क्या कर रहे हैं। जैसे आपको आपके माता पिता ने कभी नहीं सिखाया होगा कि आप चीटिंग कीजिए, टीचर्स को इस तरह से गाली दीजिए, या आप चोरी कीजिए या झूठ बोलिए, लेकिन आपका इड है जो आप पर हावी होता है, उसके लिए हो सकता है कुछ लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, तो जिनको हम लोग बेशरम बोलते हैं। तो दीज आर द इड एंड सुपर ईगो। एंड व्हाट अबाउट द ईगो? इन कॉन्ट्रास्ट टू द इड एंड सुपर ईगो, द ईगो इज द रेशनल pragmatic part of our personality, is what Freud considered to be the self, and its job is to balance the demand of the id and super ego in the practical context of reality। अब ईगो का काम क्या है? इसका काम है इड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस को क्रिएट करना। इसका काम है इड और सुपर ईगो के बीच के बैलेंस को बैलेंस करना। प्रैग्मेटिक पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी, मतलब कि हमारी पर्सनालिटी के जो बिहेवियरल पार्ट है, प्रैग्मेटिक पार्ट मीन्स बिहेवियरल पार्ट है, उसको करना। अब देखिए यहाँ पर कैसे, ये मान के चलिए कि जब आप चीटिंग कर रहे थे, जब आप चीटिंग कर रहे थे तो क्या होता है कि आपके इड ने कहा कि चीटिंग कर लो, सुपर ईगो कह रहा है कि नहीं ये गलत है। ठीक है ना।
अब ये क्या है, जो ईगो क्या कहेगा कि नहीं ये गलत है। तो ये क्या है कि उन दोनों के बीच जो सही है उसको करवाएगा, जो हकीकत, जो रियलिटी होती है। रियलिटी में क्या है कि जो सही है वो, जैसे आपको हम ये मान के चलते हैं कि आपको कहा गया था कि अगर आप चीटिंग करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, तो आपने उस चीज को ध्यान दिया और फिर आपने चीटिंग नहीं की। सिमिलरली ऐसे ही जब आप आइसक्रीम के लिए वो सोच रहे थे, आपका इड जो है आपको आइसक्रीम खाने के लिए इंस्पायर कर रहा है और आपका सुपर ईगो कह रहा है कि ये गलत है, तो ईगो आपका क्या करेगा कि आप जो है बीमार हो सकते हैं, इससे आपको दवा लेनी पड़ सकती है, आपको आपका हेल्थ से खराब हो जाएगा, आप ये सारी चीजें सोचते हैं, तो फिर आप उस चीज को उस हिसाब से काम करते हैं। तो ये आपकी पर्सनालिटी को शो करता है, आपकी पर्सनालिटी को शो करता है। कभी कभी आपने क्या देखा कि आप गलत काम करने जाते हैं और कहते हैं कि मेरे अंदर से आवाज आई कि मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए, ठीक है, तो हम फिर उसको नहीं करते हैं। सो अब यहां पर देखिए, सो इफ यू वॉक पास द स्ट्रेंजर विद आइसक्रीम वन मोर टाइम योर ईगो वुड मेडिएट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन योर इड। आपका जो ईगो है वो इड के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगा। क्या? आई वॉन्ट द आइसक्रीम राइट नाउ, मुझे अभी आइसक्रीम चाहिए, ये था इड। और सुपर ईगो क्या था? इट इज रॉन्ग टू टेक समवन एल्स आइसक्रीम, मुझे दूसरे की आइसक्रीम से नहीं लेना चाहिए। एंड डिसाइड टू गो बाय योर ओन आइसक्रीम, अब मुझे अपनी खुद की आइसक्रीम लेनी है। जैसे मैंने यहां बताया कि आपको चीटिंग नहीं करनी है, आपको चीटिंग नहीं करनी है, तो हो सकता है कि आप फिर चीटिंग ना करें। वाइल दिस में मीन यू हैव टू वेट 10 मोर मिनट्स, हो सकता है इसके लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा वेट करना पड़े। तो वही होती है ना कि जब बोलते हैं कि मेरे मन और आत्मा में लड़ाई चल रही है, तो आपको सोचते रहते हैं, काफी देर खड़े होकर सोचते रहते हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना। अब वहां पर वो आपकी पर्सनालिटी कैसे कैसे होगा कि आपको फिजिकली वेट करना पड़ सकता है, फिर आप जाएंगे, फिर खरीदेंगे, फिर लाएंगे, which would frustrate your id, your ego decided to make that sacrifice as part of the compromise। तो कभी कभी हो सकता है कि जो ये वेटिंग टाइम है आपको इड के फ्रस्ट्रेट कर देता है, इसी को फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। विच वुड फ्रस्ट्रेट योर इड, जो आपका इड है उसको फ्रस्ट्रेट कर देता है। योर ईगो डिसाइडेड टू मेक दैट सैक्रिफाइस इज पार्ट ऑफ द कंप्रोमाइज, तो जो आपका ईगो है तो फिर उसके कंप्रोमाइज करता है। क्या? सेटिस्फाइंग योर डिजायर फॉर आइसक्रीम व्हाइल ऑल्सो अवॉइडिंग एन अनप्लीजेंट सोशल सिचुएशन एंड पोटेंशियल फीलिंग ऑफ सेम। इससे क्या होगा कि आपको जो शर्मिंदगी महसूस हो रही थी काम के बाद, या जो आपकी सोशल सिचुएशन है जो अनप्लीजेंट है, जो सही नहीं है, आप उसको बच सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज द ईगो, so this is the psychological theory, this is the psychological theory किसकी? फ्रीड की। फ्रीड की ये जो थ्योरी है ये कहलाती है कौन सी थ्योरी? हाँ, साइकोडायनेमिक, साइकोडायनेमिक थ्योरी, ठीक है ना। या इसी को और क्या बोलते हैं? सिगमंड्स साइको एनालिटिक थ्योरी। अब इसी की एक और थ्योरी है नियो थ्योरी। याद रखिएगा ये सारी की सारी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक एक चीज कभी भी अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा तो ये इन्हीं सब चीजों से पूछा जाएगा, तो ये डीप नॉलेज आपको इसके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो अगली है नियो फ्रॉडियन थ्योरी। नियो फ्रॉडियन थ्योरी हम लोग अगले टर्म में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब अगर यहां तक किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। If someone has any query, so you can ask now. जितने भी लोग हैं सब लोग अपना नाम जो है अटेंडेंस के लिए चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा।
रिया, प्रखर, अनामिका, उत्कर्ष, अलका, बस कितने लोग हैं? तो और बच्चे भी। लेट अस चेक। आर्या बेटा आप अपना नाम लिख दीजिए। आयुषी, मुस्कान, श्रेयस, विमल। सर अटेंडेंस दे दी है, अच्छा दे दिया है, पहले ठीक। ही दे दी थी सर। चलिए ठीक ठीक ठीक, ओके। जिन लोगों ने अपना नाम न लिखा हो वो लोग लिख दीजिए बस, ठीक है। सर फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम ऑब्जेक्टिव होंगे? अब अभी हाँ प्लानिंग तो चल रही है, लेकिन अब वो डिसाइड होगा कि कैसे क्या करना है, ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा। अगर कंडीशंस थोड़ा खराब रही तो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव हो, और फिर उसमें आपका टाइम भी कम कर दिया जाएगा, 1.5 घंटे का या 2 घंटे का टाइम रहेगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे फिर उसमें। लास्ट सेमेस्टर के तो ऑब्जेक्टिव